पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सबों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आप सबों को पुष्पेश सर का नमस्कार। और आज पुष्पेश सर बताने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जानते हैं इसके बारे में। यह संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह जो है राज्य को निर्देशन दिया जाता है। राज्य और उसके शासन राजनीतिक कार्यपालिका को वह जो है कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए जो है प्रयास करे, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए कार्य करे। यही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल जो है विषय है। और इसके लिए जो है राज्य सरकार और जो है प्रशासन इसके लिए कार्य करती है। तो जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। स्टार्ट होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यही है आज का टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें है कि राज्य को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिसके अनुसार उसे अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। यानी कि राज्य को ऐसा निर्देश इसके अंतर्गत दिया गया है जिसके अंतर्गत जो है राज्य अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा जिनका मूलभूत उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक आर्थिक तथा राजनीतिक जो है न्याय को सुनिश्चित करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है मूल तत्व है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लेख किया गया है। अब देखें, ये तत्व हमारी परंपरा एवं संस्कृति में प्रारंभ में ही मौजूद रहे हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्व जैसी बातें हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति और परंपरा में शुरू से ही मौजूद रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना एवं सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए जो है संबद्ध इन तत्वों में स्थापना के लिए यह तत्व को जो है आयरलैंड से फिर से लिया गया, जबकि यहाँ के परंपरा में था। आयरलैंड से संविधान में इसको अपनाया गया। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। क्वेश्चन यह पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का रहता है। तो नीति निर्देशक तत्व को जो है कहाँ से अपनाया गया? आयरलैंड से। संविधान में इसको अपनाया, जिनकी ओर बढ़ने का प्रयास भविष्य में भारत राज्य को करना है। और इसकी ओर, नीति निर्देशक तत्व की ओर बढ़ने का प्रयास जो है भारत राज्य को जो है भविष्य में करते रहना है। भारत राज्य को भविष्य में, वर्तमान से लेकर भविष्य में करते रहना है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके लिए राज्य जो है
वर्तमान में कर रही है और भविष्य में भी करेगी। यह है नीति निर्देशक तत्व की मूल बातें। और जो है बढ़ने का प्रयास भविष्य में भी राज्य को क्या है करना है। ये तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब यह जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय यह जो है राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यह जो है कानून से बाध्य नहीं है। न्यायालय में जो है परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन कल्याणकारी कार्यों को यदि सरकार नहीं करती है तो जनता को जवाब देना होगा सरकार को। भले न्यायालय में परिवर्तनीय न हो, लेकिन जनता की न्यायालय में परिवर्तनीय है और जवाब देना होगा सरकार को। और इसके लिए भी सरकार को यह करना पड़ता है, नीति निर्देशक तत्वों का फॉलो करना पड़ता है। और इनका लक्ष्य भी है जो है नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करना। इनका क्रियान्वयन राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है। मतलब कितना धन है उसी हिसाब से जो है लोक कल्याणकारी कार्य करता है। जैसा आर्थिक संसाधन उसी तरह का लोक कल्याणकारी कार्य होता है राज्य के द्वारा, यानी राज्य की क्षमता पर यह निर्भर करता है। इसका क्रियान्वयन राज्य की क्षमता, इनका क्रियान्वयन क्रमिक रूप से लोकतांत्रिक माध्यम से हो सकता है। यानी कि इसका क्रियान्वयन जो है किस माध्यम से होगा? लोकतांत्रिक माध्यम से। ठीक है, गलत तरीके से नहीं, लोकतांत्रिक माध्यम से जो है नीति निर्देशक तत्व का जो है क्रियान्वयन राज्य करेगा। इसके लिए नागरिकों में इन सिद्धांतों उनके महत्व के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसके लिए नागरिक को जो है जागरूक होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए, और जो है नीति निर्देशक तत्वों का जब जनता जागरूक होगा तो उसका क्रियान्वयन जो है जनता करवाएगी, सरकार पर जो है दबाव डालेगी ताकि उसका क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो। जनता को इसके महत्व के बारे में जानना चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर इसके लिए दबाव डालना चाहिए कि वह जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करे, उसका क्रियान्वयन करे। इसके लिए जनता को जागरूक होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व का विश्लेषण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जा सकता है। कुछ शीर्षक के अंतर्गत इसका विश्लेषण किया जा सकता है। आर्थिक सुरक्षा एवं समाजवादी सिद्धांत। आर्थिक सुरक्षा और जो है समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित। पहला है आर्थिक सुरक्षा और समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित नीति निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद जो है आपका 38 आएगा। अनुच्छेद 38 का जो है पहला आएगा आर्थिक सुरक्षा एवं समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित नीति निर्देशक तत्व। अब इसके बारे में जानते हैं। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जिसमें समाज आर्थिक न्याय, ऐसी राज्य सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को प्रभावित करे, जिसमें लोक कल्याण में वृद्धि हो। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक राज्य ऐसा माहौल तैयार करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य की सभी संस्थाएं कार्य करेगा और उसको सुनिश्चित जो है करेगा, उसमें लोक कल्याणकारी कार्य में जो है वृद्धि करेगा। अब दूसरा देखते हैं इसी संदर्भ में जो है आपका अनुच्छेद जो है 38(2) है। अनुच्छेद 38(2) है। इसमें क्या है? राज्य न केवल व्यक्तियों के बीच आय की विषमता को कम करने का प्रयास करेगा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हुए लोगों या समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। कहने का मतलब दूसरा इसका देखिए 38(2) का जो दूसरा है, इसमें क्या है?
राज केवल व्यक्ति के बीच ही आर्थिक असमानता दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि विभिन्न व्यवसाय में और लगे हुए लोगों समूहों के बीच जो आर्थिक प्रतिष्ठा की असमानता है उसको जो है दूर करने का जो है प्रयास करेगा। अब तीसरा देखिए, इसमें अनुच्छेद जो है आपका 39 है, 39। इसमें क्या बातें हैं इसको देखते हैं। तीसरा इस संदर्भ में, राज अपने नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि सुनिश्चित रूप से, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, राज अपने नीति का संचालन इस तरह से करेगा, यह जो है आपका अनुच्छेद 39 में है, और जो है इस तरह से नीति का संचालन करेगा जिसमें प्रत्येक 39 में है, ठीक है, प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी कि 39 और जो है ए में ये बातें हैं, इसमें है कि इस तरह से राज अपने नीति का संचालन करेगा जिसमें प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने जीविका जो है का संचालन जीविका प्राप्त करने का जो है अधिकार प्राप्त होगा, और सबको जो है रोजगार प्राप्त करने का जो है अधिकार प्राप्त होगा। और दूसरा देखिए इस संदर्भ में, दूसरा है देश की भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। यानी कि राज्य जो है, दूसरा है आपका जो है भौतिक, राज्य देश की भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण, यानी कि भौतिक साधन जो राज्य के पास है, भौतिक साधन उसके स्वामित्व इसके स्वामित्व तथा नियंत्रण का ऐसा प्रयास करेगा जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। सार्वजनिक हित जो है अधिक से अधिक हो सके, इसी तरह से जो है सार्वजनिक संपत्ति का नियंत्रण और उसमें स्वामित्व प्राप्त किया जाएगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित जो हो सके, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण उससे हो सके। इसी तरह से जो है सार्वजनिक संपत्ति का संचालन और नियंत्रण राज्य करेगा। अब देखिए इसमें चौथा जो है, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इसमें जो है अनुच्छेद जो है, इसमें अनुच्छेद 39 डी में इस तरह का प्रावधान है। इसमें है 39 डी में प्रावधान है कि इसमें देखिए 39 डी में पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मान लीजिए दोनों यदि मकान बनाने का कार्य कर रहा है, लेबर का, गिट्टी ढोने का, तो उसको जो है अलग अलग स्त्री पुरुष को मजदूरी नहीं दिया जाएगा। समान कार्य है, दोनों एक ही कार्य कर रहा है, भले क्षमता स्त्री का कम हो फिर भी जो है उसको कानूनतः जो है समान मजदूरी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारा एम्प्लॉयर करते हैं जो गलत है, और जो है इसको दूर करने की आवश्यकता है। और पांचवा है राज्य यह प्रयास करेगा कि आर्थिक आवश्यकता के कारण जो है नागरिकों को ऐसे कार्य न करना पड़े जो उनकी आयु, शक्ति और स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो। कहने का मतलब आर्थिक आवश्यकता के लिए नागरिक को ऐसा कार्य न करना पड़े जो उनके जो है सामर्थ्य, स्वास्थ्य, ठीक है, आवश्यकता के प्रतिकूल, ठीक है।
जो उनकी आयु, शक्ति और स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो। आयु मतलब छोटा बच्चा है, अब जो है उसको बहुत कार्य नहीं करना, आयु, शक्ति कम शक्ति है तथा स्वास्थ्य उतना उत्तम नहीं है, फिर भी उस लेवल का कार्य करना है। तो कहने का मतलब ऐसा कार्य नहीं करना है आर्थिक आवश्यकतावश किसी व्यक्ति को जो उनके आयु, शक्ति और स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो। यह इस बात का जो है ध्यान रखना है, अनुकूल न हो, वो प्रतिकूल हो, ऐसा जो है प्रयास जो है नहीं करना है और ऐसा कार्य जो है नहीं करना है। ठीक है। और छठा, इस संदर्भ में छठा देखें। छठा है बालकों को व्यक्तिगत या सामुदायिक विकास का अवसर, उनके शोषण से रक्षा। कोई भी बालक है, छोटा बच्चा है, इसमें अनुच्छेद जो है 39F में यह बात कही गई है। इसमें है कि कोई भी छोटा बच्चा हो और बालकों को व्यक्तित्व का समुचित विकास का अवसर दे। छोटे बच्चे को, बालकों को अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास का अवसर दिया जाए और जो है उनका शोषण से रक्षा, बालकों का समुचित विकास का अवसर दिया जाए, अवसर, और जो है शोषण से जो है उसकी रक्षा की जाए, ऐसा जो है प्रयास करना होगा। शोषण से रक्षा उसका करना होगा बालक का, तभी जो है बालक का समुचित जो है विकास हो सकेगा। यह 39F में इसका चर्चा है। और सातवां देखिए इस संदर्भ में, सातवां है बालकों, इसमें सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था। सभी के लिए जो है, सभी के लिए क्या है, सामान्य न्याय, समान न्याय जो है सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जो कार्य कर रहा है उसके लिए समान न्याय की व्यवस्था हो। जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सहायता, और जरूरी जिसको हो उसको जो है निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क जो है विधिक सहायता दिया जाए, यानी कि वो वकील को बुला सके, उसमें शुल्क न लगे, कानूनी सहायता ले सके, और जो है यह सुनिश्चित करना होगा। ठीक है। और जो है अनुच्छेद जो है अब जो है 43A में इस संदर्भ में प्रावधान है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। अब उद्योग का जो प्रबंधन होगा, उद्योगों के प्रबंधन में जो है कर्मकारों यानी लेबरों की भागीदारी होना चाहिए, उससे भी सलाह लेना चाहिए। 43A में ऐसा प्रावधान है, नहीं कि मालिक जो है अपने मन से जैसा चाहे करे और लेबर को जो है कुछ भी बोलने का अधिकार न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए, नीति निर्माण से लेके उसके प्रबंधन, ऐसा सुनिश्चित करना होगा, तभी जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। अब दूसरा है इस संदर्भ में पाश्चात लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्रेरित। पाश्चात, ठीक है, पाश्चात लोक कल्याणकारी जो है, पाश्चात लोक कल्याणकारी जो है राज्य की संकल्पना से यह जो है प्रेरित है। ठीक है। उस संदर्भ में क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसमें अनुच्छेद 41 में प्रावधान है, 41 में, कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की जो है सीमाओं के भीतर जो है काम पाने, शिक्षा पाने और बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्त की दशा को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी प्रबंध करेगा। कहने का मतलब राज्य जो है अपनी आर्थिक सामर्थ्य सीमा के भीतर
बेगारों के लिए जो है रोजगार का व्यवस्था, बुढ़ापे, बीमारी, निःशक्त दशा को जो है लोक सहायता प्रदान करेगा। उसको जो है जितना सामर्थ्य हो उतना सहायता देने का प्रयास करेगा और उसके लाइफ को जो है ऊपर उठाने का जो है राज्य जो है प्रयास करेगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। अनुच्छेद 42 में है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा। यानी कि 42 के अनुसार राज्य जो है यह प्रयास करेगा कि काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत, न्याय संगत और जो है काम की न्याय संगत और जो है मानवोचित दशा, मानवोचित दशा, ठीक है, कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशा सुनिश्चित करेगा और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। यानी कार्य का मानवोचित और न्यायोचित दशा, ये कार्य का जो दशा होना चाहिए, वहाँ जो है बैठने का व्यवस्था होना चाहिए, लंच के लिए टाइम होना चाहिए और जो है छुट्टी होना चाहिए समय समय पर। यह तरह का मानवोचित दशा जो है प्रदान करेगा, स्वस्थ माहौल देगा और जो है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और जो है प्रसूति सहायता भी प्रदान करेगा। जो महिला है, जैसे प्रसूति महिला है, उसको जो है उसको सहायता प्रदान करेगा। इस तरह से मान लीजिए कि उसका छोटा बच्चा है, उसके लिए जो है आपका जो है कार्यस्थल पर जो है केज का व्यवस्था होना होगा, जहां बच्चा को जो है झूला, कहने का मतलब उसमें बच्चा को जो है रख दे, दूध पिलाने के लिए उसको समय देना होगा। इस तरह का जो है व्यवस्था करना होगा। यानी कि कार्य की जो है आपका जो है एक तो न्याय संगत और मानवोचित दशा होगा भी और जो है प्रसूति सहायता भी जो है राज्य को करना पड़ेगा। अब देखिए अनुच्छेद 43 में क्या है। 43 में अब देखिए 43 में है, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे सभी श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए समुचित वेतन मिल सके। कहने का मतलब 43 में यह व्यवस्था करेगा राज्य कि जो व्यक्ति जो है कृषि में लगा हो, कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, उद्योग में लगा हो, उद्योग में लगा हो और जो है श्रमिक हो, ठीक है, तो उसको जीवन निर्वाह के लिए समुचित वेतन मिलना चाहिए। वो उसका जीवन निर्वाह सही तरह से हो, इसके लिए उसको जो है समुचित वेतन मिलना चाहिए, समुचित वेतन उसको जो है दिया जाना चाहिए ताकि वह जो है अच्छे तरह से जीवन का निर्वाह कर सके, बाल बच्चे को खिला सके, पाल सके। इस तरह का उतना उसको वेतन देना होगा। उसका जीवन स्तर ऊपर तक उठ सके, वह अवकाश के समय पर उचित उपयोग कर सके, उसका जो है और जो है जीवन निर्वाह ही नहीं कर सके, उसका जीवन स्तर, जीवन निर्वाह के साथ साथ जो है जीवन निर्वाह तो करेगा ही, इतना वेतन दिया जाए कि उसका जीवन निर्वाह तो हो ही, साथ ही उसका जो है क्या है, उसको जो है समुचित विकास का भी अवसर उसी पैसा से मिले कि वह विकास भी कर सके, आगे का कोई कार्य कर सके, रोजगार स्थापित, समुचित विकास का भी अवसर मिल सके। इतना वेतन अवश्य देना चाहिए कि उसको जो है बाल बच्चे को पालने में दिक्कत न हो और कुछ पैसा बचा के आगे का जो है वह डेवलप कर सके, रोजगार कर सके, जमीन खरीद सके, अपना घर बना सके, निर्भर न रहे किसी का। इतना वेतन अवश्य देना चाहिए। इस तरह का जो है राज्य को व्यवस्था करना चाहिए, तभी जो है लोक कल्याणकारी जो है राज्य की स्थापना हो सकेगा। ये वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके, यानी अवकाश में जो है सही उपयोग कर सके, अवकाश में जो है सही, कहने का मतलब अवकाश में जो है वह छुट्टी मना सके, इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, उसका सही मजा ले सके। ऐसा नहीं कि उसको पैसे के लिए जो है अवकाश में भी रोजगार के लिए भटकना पड़े, इस तरह का जो है उसको वेतन नहीं देना चाहिए। यह ऐसा जो है व्यवस्था करना चाहिए, चाहे सरकारी संस्था हो या निजी संस्था हो, इस बात के लिए जो है उस पर दबाव डाले कि उसको जो है समुचित वेतन
दिया जा सके, ताकि बाल बच्चे को पाल सके और जो है आगे बढ़ने का भी वो प्रयास कर सके। इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि उसका जिंदगी वहीं जो है सड़ जाए और जो है वह पतन की ओर धीरे धीरे चले जाए, जैसा आजकल प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। ऐसा जो है इस चीज को जो है रोका जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर शोषण का केंद्र बनते जा रहा है, उसको इतना समुचित वेतन अवश्य देना चाहिए, ताकि जो है बाल बच्चे को पाल करके जो है व्यक्ति, उसके कार्य करने वाले व्यक्ति जो है अपना जो है समुचित विकास कर सके, आगे बढ़ सके। इतना होना चाहिए। और जो है इसमें जो है सामाजिक उन्नति का अवसर उसको हो सके। अनुच्छेद जो है 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में यह है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देगा। इसको जो है लागू भी किया गया, जो है अब जो है 86 में जो है राजनीति निर्देशक 86वां संविधान संशोधन में राजनीति निर्देशक तत्व में इसको जोड़ा गया। राजनीति निर्देशक में मौलिक कर्तव्य में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब 11 हो चुकी है, इसमें यही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 जो राजनीति निर्देशक तत्व का चीज है कि 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, उसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ के जो है अब जो है गार्जियन पर यह दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। यह माता पिता का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 45 में भी यही बात है, बालकों को 14 वर्ष की आयु तक जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। यह हो गया आपका। और महात्मा गांधी, एक तीसरा है, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन है उसके बारे में जानते हैं। इसमें देखिए अनुच्छेद जो है 40, अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा। इसमें है ग्राम पंचायत की स्थापना का बात है। ग्राम पंचायत जो आज जो है कार्य रूप में आ गया, वह जो है आपका जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत कार्य रूप में आ चुका है। सरकार इसको लागू कर चुका है, कानून बना चुका है। लेकिन शुरू में अनुच्छेद 40 में प्रावधान था कि ग्राम पंचायत स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य सके और जो है इस इकाई को स्थापित करने का प्रयास किया जाए, जिसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जा चुका है। यानी कि धीरे धीरे राजनीति निर्देशक तत्व को जो है लागू किया जा रहा है। अनुच्छेद जो है 47 में यह है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्यों जो है के सुधार एवं मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों जो है का निषेध करेगा। कहने का मतलब इसमें 47 में है कि राज्य जो है आपका जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। क्या करेगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। स्वास्थ्य में क्या करेगा? सुधार करेगा। दूसरा इस संदर्भ में है मादक यानी कि नशा का चीज, मादक द्रव्यों जैसे शराब हुआ, ये सब जो है मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों और हानिकारक औषधि जैसे आपका जो है बेनाड्रिल, ये सब जो है बहुत शराब के जगह यह भी पी लेता है, अल्कोहल वाला औषधि, ठीक है, खांसी ठीक करने का। हानिकारक औषधियों का जो है निषेध करेगा। और फिर है अनुच्छेद 48 में, 48 में यह है कि राज्य कृषि और पशुपालन के विकास, यानी कि 48 में है कि कृषि और पशुपालन, कृषि तथा पशुपालन के विकास का जो है राज्य प्रयास करेगा, ठीक है। और जो है दुधारू और वाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध करेगा। यानी कि काम वाला पशु दुधारू और वाहक पशु माल ढोने वाला वाहक पशु को जो है वध का निषेध करेगा। यानी
उसको काटा नहीं जा सकेगा मांस के लिए, और जो है इसका प्रतिषेध करेगा, ऐसा जो है 48 अनुच्छेद 48 में है। अब देखिए अनुच्छेद जो है 48 जो है ए में यह प्रावधान है, इसमें है 48 ए में प्रावधान है कि राज्य कृषि और पशुपालन, ठीक है, राज्य कृषि और 48 राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण, ठीक है। शुरू में नीति निर्देशक तत्व में भी यह बात है, पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है। तो राज्य जो है पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, और उसको जो है संवर्धन करेगा, नया नया पेड़ पौधा लगाएगा, पर्यावरण को बचाएगा, और वन जीवों की रक्षा करेगा। क्या है? वन और वन्य जीवों, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा, वन जीवों की जो है रक्षा करेगा राज्य, यानी कि सरकार इस संदर्भ में जो है कार्य करेगा, प्रयास करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 51 में 51 में बातें हैं, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कर, राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कर, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समतापूर्ण संबंध बनाए रखने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी। यानी अनुच्छेद 51 में राज्य जो है घरेलू मामलों को सुलझाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी वसुधैव कुटुंबकम का जो है मतलब उस तरह का व्यवस्था करेगा, पूरा विश्व को बंधुत्व की तरह बनाने का प्रयास करेगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है मध्यस्थता से सुलझाने का जो है राज्य प्रयास करेगा, 51 में है। और अनुच्छेद जो है आपका जो है 46 में है, इसमें यह प्रावधान है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को, जनता का दुर्बल वर्ग जो है विशेषकर एससी एसटी, ठीक है, और को जो है महिला, इसको जो है शिक्षा अर्थ संबंधी हितों को विशेष सावधानी से अभिव्यक्ति करेगा। यानी कि एससी एसटी, महिला, ओबीसी, ये सब का जो है शिक्षा का अभिवृद्धि करेगा, अर्थ संबंधी हित का जो है वृद्धि करेगा, और उसको जो है आर्थिक रूप से सबल बनाने का जो है प्रयास करेगा, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप से। चौथा है उदारवादी लोक व्यवस्था, उदारवादी जो है लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, इसमें उदारवादी लोक व्यवस्था के अंतर्गत जो है इसमें अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 में जो है राज्य समान नागरिक संहिता लागू करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य क्या है? समान लोक संहिता, राज्य समान जो है क्या करेगा? राज्य समान जो है नागरिक संहिता, नागरिक संहिता जो है लागू करेगा, यानी कि सबों के लिए समान कानून, चाहे वह हिंदू हो मुसलमान हो, सबों के लिए एक तरह का कानून लागू करने का प्रयास करेगा। ऐसा जो है बिहार भारत के एक राज्य गोवा में जो है लागू हो चुका है समान नागरिक संहिता, वहां के सरकार ने किया है सबों के लिए समान कानून, और जो है अनुच्छेद 50 में उसी तरह से देश में भी लागू करना होगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण होगा, इसमें जो है कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, न्यायपालिका का पृथकीकरण किया जाएगा, दोनों अलग अलग होगा, कार्यपालिका अलग होगा, न्यायपालिका अलग होगा। और पांचवा है आपका सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का जो है संरक्षण करना, इसका क्या करना है? संरक्षण करना है, इसको बचाए रखना है सांस्कृतिक विरासत को। इसके लिए अनुच्छेद जो है 49 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की रक्षा करेगा।
कहने का मतलब ऐतिहासिक महत्व का जो स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व का स्थान और वस्तु, स्मारक, स्थान तथा वस्तु, उसकी जो है राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व का यदि है तो रक्षा करेगा। और जो है उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों का मूलभूत उद्देश्य समाज में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इससे स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य मूलभूत है आर्थिक लोकतंत्र की जो है स्थापना करना। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का जो है यह मूलभूत उद्देश्य है। अब जो है नीति निर्देशक तत्व का महत्व के बारे में कल के क्लास में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीसीएस एग्जाम के मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तभी आप जो है डेली इसके मटेरियल को प्राप्त कर सकेंगे और जो है डेली अपलोड का फायदा उठा सकेंगे। ओके, बाय।